और ये वक्त है सुप्रभात राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के भालपुर गांव में एक तरफा पुलिस कार्रवाई से एक परिवार 7 साल के बच्चे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया और मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव जो है वो फूल गए। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाने की कोशिश भी की गई। आरोप है कि गांव के ही एक पक्ष के लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। बुधवार को खेत में पाइप से पानी ले जा रहे थे, तभी पाइप काटने को लेकर दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ झगड़ा हो गया। जानकारी है कि पुलिस से शिकायत की गई थी, उल्टा उन्हें ही शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 घंटे से पानी की टंकी पर परिवार के 4 सदस्य जो हैं वो लगातार चढ़े हुए हैं और उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। तो दौसा से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो है 9 घंटे से पानी की टंकी पर परिवार के 4 सदस्य चढ़े हुए। ये बड़ी अपडेट दौसा से पानी की टंकी पर जो है परिवार चढ़ा। 9 घंटे से पानी की टंकी पर परिवार के 4 सदस्य है मासूम बच्चे के साथ पानी की टंकी पर चढ़े हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप और जो है पानी की टंकी पर परिवार के सदस्य चढ़े हैं, समझाइश हुई? बिल्कुल, रात भर समझाइश के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक समझाइश का कोई हल नहीं निकला है। और जो टंकी पर चढ़े हुए हैं 4 सदस्य हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं, एक पुरुष है और एक 6 साल का बच्चा है। ये सभी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। गंभीर बात है कि रात भर कड़ाके की ठंड इस इलाके में देखने को मिली, उसके बावजूद भी पानी की टंकी पर बिना कोई सर्दी से बचने का कोई संसाधन भी नहीं था। वहां पर पानी की टंकी पर लगातार चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के आला अधिकारी रात भर करने में जुटे रहे, लेकिन वो टंकी से नहीं उतरे और अभी भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल कल इसी गांव के 2 पक्षों के बीच आपस में भाईबंधों के बीच में ही जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। किसी जमीन पर ये सिंचाई के लिए पाइपलाइन डाली जा रही थी, उसी बात को लेकर ये विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष में एक विधवा महिला थी। ऐसे में पुलिस ने एक पक्ष के व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया। उसके बाद में जब इन्होंने गिरफ्तार किए व्यक्ति को छोड़ने की मांग की तो तहसीलदार के समक्ष पेश करके छोड़ भी दिया, लेकिन फिर भी अब जमीन के विवाद को निस्तारण करने की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जो टंकी पर चढ़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि जब तक हमारी जमीन के विवाद का निस्तारण नहीं होगा तब तक हम पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। ऐसे में रात भर यह प्रदर्शन चलता रहा है और अभी भी लगातार पानी की टंकी पर चढ़े हुए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 6 साल का बच्चा भी पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए आशीष। हमारी जमीन की जो संपत्ति है अलग, उनसे वो खाली नहीं कर रहे हैं। और ये है जो जमीन का विवाद है, जमीन और उड़ा नहीं हटा रहे हो। थाने में जाते हैं तो पुलिस हमको ही बंद कर देती है, एफआईआर नहीं लेती है हमारा। पहले एक बार मेरा दोनों भाई और भाभी ऊपर चढ़े हैं टंकी पे, प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। टोंक थप्पड़ कांड में नया मोड़ आया है। किरोड़ी लाल जो है मीणा थप्पड़ कांड विवाद में टोंक जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा समेत 53 आरोपियों से मिले हैं। और इस सब के बाद किरोड़ी लाल मीणा समरावता गांव पहुंचे, जहां किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि समरावता में उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने रात के अंधेरे में उपद्रव मचाया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वो वाहनों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार करेगी और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब चूंकि गिरफ्तार हो गए तो इनकी जमानत तो अदालत से ही होगी। लीपा पोती का तो सवाल नहीं उठता, पर ऐसा लग रहा है, मैं गांव में जाके पूछूंगा, वो कहेंगे भाई मांग
उनकी रहेगी, गांव वालों की। मैं इसीलिए विशेषकर जा रहा हूँ, आसपास के प्रमुख लोग भी आएंगे। वो कहेंगे जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग करेंगे तो मुख्यमंत्री से उसको भी पूरा कराएंगे। देखो, मीडिया का भाई भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात लिख दें, उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब ये ज़्यादा आपके गांव में आएंगे भी नहीं, नेता आते जब आएंगे, वैसे आएंगे नहीं। और सरकार की तरफ से जिन अधिकारियों ने जो गलती की है, रात के अंधेरे में जो यहाँ बवाल मचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल से संघ और हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिसमें देश से बाहर की शक्तियां भी ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। संघ से सरकार्यवाह अरुण कुमार का बड़ा बयान। सारे देश के अंदर उन्होंने जो नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट खड़े किए, योजनाबद्ध ढंग से उनका एक पद्धति चलती है, फ्रेमिंग, प्रोपेगेशन, इम्यूलेशन। बनाया जा रहा है संघ हिंदुत्व के खिलाफ माहौल। सारे देश के अंदर उन्होंने तय कर लिया, ये भारत का देशभक्ति का विचार ये क्या है, मेजोरिटेरियन है, ये फासिस्ट है। विदेशी ताकतें कर रही हैं ऐसे लोगों की मदद। मौका था जयपुर में आयोजित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान के कार्यक्रम का, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई मंत्री, विधायक और संघ पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर संघ से सरकार्यवाह अरुण कुमार ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि पिछले कई साल से कुछ लोग संघ और हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव बनाने में लगे हैं, जिसमें उनकी मदद विदेशी ताकतें भी कर रही हैं। समाज में इन संगठनों के प्रति बढ़ता विश्वास, समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने, समझने, उसके आधार पर जीने की इच्छा, ये जो सारे देश के अंदर ये जो तीनों विचार, तीनों बातें बढ़ती है, ये उनको चुनौती ध्यान में आती है। और इसके लिए उन्होंने ये जो आज लड़ाई है, 3 तरह के मूवमेंट शुरू किए, नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट, ग्राउंड एक्टिविटीज बेस्ड मूवमेंट, इलेक्ट्रॉल मूवमेंट। किसी को भी एक आरोपित कर लीजिए, कुछ बात उस पर चिपका दीजिए, उसको प्रचार के माध्यम से समाज में ले जाइए और फिर लगातार बोलते जाइए। बहुत सारी बातें आप सुनते हैं ना आजकल, वो संघ तिरंगा का विरोध करता है, संघ संविधान का विरोध करता है, ये तरह तरह की बातें, वो कुछ आरोप चिपका दीजिए। अरुण कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश में बढ़ता हुआ देशभक्ति का भाव, समाज में संघ के प्रति बढ़ते हुआ विश्वास और समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने और उसके आधार पर जीने की इच्छा इन लोगों को चुनौती लग रही है। इसीलिए उन्होंने संघ और हिंदुत्व के खिलाफ 3 तरह के मूवमेंट शुरू किए हैं। ये हिंदुत्व क्या है? ये ब्राह्मणवादी है, ये मनुवादी है, ये पितृसत्तात्मक है, ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था को दोबारा से लाना चाहता है। ये और कुछ हिंदुत्व का विचार नहीं है, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, इन सब का विरोधी। समाज के अंदर बाकी सब मत पंथों को समाप्त करने वाला ये है, जैन, बौद्ध, सिख, सबको खत्म करने वाला, ये सबकी पहचानों को मिटाने वाला ऐसा। और ये संघ विधि संगठन, ये तो अथॉरिटेरियन है, ये सब पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, शिक्षा पर, हर जगह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने कुछ बातें तय कर ली, वो तय करके वो लगातार बोलते जाते और धीरे धीरे करके इनकी ताकत भी है, क्योंकि ये जो सारा तंत्र, भारी तंत्र इनके पास है और एक बड़ी मात्रा में भारत से बाहर की शक्तियां इनके साथ आकर खड़ी हुई हैं। अरुण कुमार ने संघ और हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव चलाने का आरोप तो लगा ही दिया, साथ ही घूंघट और जाति के मुद्दे पर भी अपनी बेबाक राय रखी। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं और उन्हें इससे क्या फायदा होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 फरवरी से एग्जाम जो है वो शुरू होंगे।
छात्र की डेट शीट जो है 2025 की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। ये वेबसाइट आपको बताते चले cbse.gov.in है। इस पर जाएं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लास 10 की परीक्षाएं 18 मार्च को खत्म हो जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। सीबीएसई परीक्षा की डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है। 15 फरवरी से 18 मार्च तक 10वीं की जो परीक्षा है वो होगी और 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीबीएसई परीक्षा की तारीखों का ऐलान 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है। जो काम सरकारें अपने कार्यकाल के आखिरी वर्षों में करती हैं, उसे भजनलाल शर्मा की सरकार अपने पहले वर्ष में ही अंजाम देने लगी है। तो सूबे की सरकार दुनिया भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश का निमंत्रण दे रही है, जिसके सार्थक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा विभाग में 6.50 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट में सीएम का ऐलान। MOU को धरातल पर उतारने के लिए हो रहा काम। निवेशकों की हर समस्या का होगा समाधान। ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बनेगा राजस्थान। राजधानी जयपुर में आयोजित प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के समय बिजली कंपनी कुप्रबंधन का शिकार थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मंशा राजस्थान को बिजली खरीदने वाले नहीं बल्कि बिजली बेचने वाले राज्य बनाने की है। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो MOU ही साइन हो जो वास्तविक हो और धरातल पर उतर सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ संख्या बढ़ाने वाले MOU हुए थे, इसीलिए उनकी सरकार ने कई ज्वाइंट वेंचर की स्वीकृति जारी की। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं। हम केवल बातें नहीं करते बल्कि उन्हें यह सोचते हैं कि वो धरातल पर उतर के आए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें MOU सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। और मैंने कहा है हमारे सभी अधिकारियों से कि आप उनको ठोक बजा करके MOU करना। ऐसा नहीं हो MOU होते जो हो जाते हैं। और पिछली सरकारों को मैंने देखा भी है, संख्या उनकी बड़ी होती है, जमीन पर उतर के नहीं आते। मैं चाहता हूं कि वास्तविकता में वही MOU हो जो जमीन पर उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों पर 1000 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा पीएम मोदी ने अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े काम किए। भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने एनर्जी को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए उसमें राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 सम्मेलन में 5 अमृत तत्व दिए थे। हमारी सरकार उन अमृत तत्वों के अनुरूप ही ऊर्जा जरूरत आपूर्ति के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने एनर्जी ट्रांजिशन में भारत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे अर्जित करने में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार के प्रयास से न सिर्फ प्रदेश की जनता को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी बल्कि दूसरे राज्यों को बिजली बेचकर डिस्कॉम को घाटे से उबारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उत्तर भारत में बढ़ रही सर्दी, कोहरे और स्मॉग का असर विमानों की आवाजाही पर भी पड़ने लगा है। देश के कई एयरपोर्ट्स पर बताया जा रहा है धुंध का पहरा छाया हुआ है, जिससे यहां आने जाने वाली फ्लाइट्स का संचालन बाधित हो रहा है। स्मॉग के चलते कई फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट की गई। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट इन विमानों के लिए डायवर्जन हब की भूमिका निभाने लगा है।
तो पिछले एक सप्ताह के भीतर भी करीब 27 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट की गई और सोमवार को भी 11 दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से जयपुर डाइवर्ट हुई, जिनमें से 9 डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। वहीं फ्लाइटों के डाइवर्जन को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां AWOS यानी कि ऑटोमेटेड वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम लगा है। इसके साथ ही जयपुर का एयरपोर्ट ऐसा एकमात्र एयरपोर्ट है जहां 50 मीटर रनवे पर विजिबिलिटी में विमानों की लैंडिंग हो जाती है। जयपुर एयरपोर्ट अब पूरी सर्दी उत्तर भारत के शहरों, खासतौर पर दिल्ली के लिए डायवर्जन हब का काम करेगा। यहाँ इस सप्ताह अभी तक 27 उड़ानों को इस सीजन में डाइवर्ट किया जा चुका है। उत्तर भारत में सर्दी के दौरान घना कोहरा और स्मॉग आम है और मौसम के खराब होने के चलते आने वाले दिनों में भी यहाँ रोजाना कई फ्लाइट्स का डाइवर्जन होना तय है और इसके लिए जयपुर एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार भी है। कैमरामैन दिलीप के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर के दोराई गांव में एक डेयरी बूथ संचालक को उसके रिश्तेदार ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है और इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पहले बूथ संचालक पर स्प्रे करता है और फिर मौका पाते ही धारदार हथियार से हमला कर देता है। देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज गवाह है कि किशनलाल चौधरी पर उसके रिश्तेदार का हमला एक सोची समझी साजिश थी। आप देख सकते हैं कि किशनलाल अपने डेयरी बूथ पर बैठा हुआ फोन चला रहा है। उसे इल्म भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन इसी बीच उसका रिश्तेदार दिलीप वहां पहुंचता है। किशनलाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही दिलीप ने उस पर पेपर स्प्रे किया और मौका पाते ही धारदार हथियार से हमला कर दिया और फरार हो गया। जख्मी हालत में बूथ संचालक किशनलाल उसके पीछे भी भागा, लेकिन ज्यादा दूर तक ना जा सका और सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गया। हमले की जानकारी जैसे ही गांव वालों को मिली, वो घटना स्थल पर इकट्ठा होने लगे। घायल बूथ संचालक किशनलाल चौधरी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौरे में सुबह 11 बजे दिलीप ने अचानक किशन जो डेयरी पर बैठे थे उन पर अचानक हमला कर दिया और धारदार हथियार से हमला करा। उसके बाद हम लोगों को मालूम पड़ा, हम जेलन आए तो किशन जी की डेथ हो गई। ये किशन जी क्या करते थे? किशन जी का डेयरी का व्यवसाय है और अपने डेयरी पर बैठकर ही वो अपना काम कर रहे थे, अपना हिसाब किताब कर रहे थे। तभी अचानक दिलीप आया और उसने आंखों पर मिर्ची का स्प्रे डालकर और ये घटना को अंजाम दे दिया। वारदात की सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डेयरी बूथ में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया, जिसमें दिलीप कुमार धारदार हथियार से हमला करते नजर आए। पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और मामले की जांच में जुट गई। थाने पर सूचना मिली थी कि किशनलाल सनव गबरूलाल निवासी दोरई को दिलीप ने चाकू मार दिया, जिस पर मौके पर पहुंचे और किशन को अस्पताल लेके आए। अस्पताल दिखाया तो यहाँ इसको मृत घोषित कर दिया है और उक्त संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वारदात के बाद आरोपी फरार है। वहीं पुलिस दोनों के बीच किसी बड़ी रंजिश से इनकार कर रही है, लेकिन जिस योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, वो दूसरी तरफ ही इशारा कर रहा है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। और बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने करनाल के राष्ट्रीय पशु संसाधन ब्यूरो के वैज्ञानिकों के साथ 2 साल की मेहनत के बाद एक खास चिप विकसित की है। क्या है ये चिप, इसको इतना खास क्यों माना जा रहा है, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। अपनी जिद से भारतीय वैज्ञानिक कामयाबी की नित नई इबारत लिख रहे हैं। बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को ही देख लीजिए। यहाँ के वैज्ञानिकों ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक चिप विकसित की है, जिससे स्वदेशी नस्ल के घोड़ों की ताकत और इतिहास सामने आ जाएगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के प्रभाग अध्यक्ष SC मेहता बताते हैं कि इस चिप को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने 100 से ज्यादा घोड़ों के DNA पर अनुसंधान किया।
चिप की खास विशेषता ये है कि जब हम इसको टेस्ट करते हैं स्वदेशी घोड़ों पे और जब दूसरी चिप जो वर्तमान में उपलब्ध है विदेशी चिप, उसकी तुलना में जब इसको कंपेयर करते हैं तो उनकी जो बेस्ट चिप है वो करीब 80% तक सफल हुई, जबकि ये जो चिप है वो 99.4% तक इसमें सफलता प्राप्त हुई है कि वो अच्छी तरह उसके गुणों को बता पाई। अब तक स्वदेशी घोड़ों की डीएनए जांच के लिए विदेशी घोड़ों के लिए तैयार चिप ही काम में लाई जाती थी, जिससे सार्थक परिणाम नहीं आ पाते थे। दरअसल स्वदेशी और विदेशी घोड़ों का रहन सहन, कदकाठी, आनुवंशिक हिस्ट्री अलग अलग होती है, जिससे उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आ पाते थे। स्वदेशी होने से सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि ये ज्यादा इफेक्टिव होगी उतने ही खर्चे में। विदेशी चिप पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, आपको बेहतर बता पाएगी कि कौन सा घोड़ा परफॉर्म अच्छा करेगा, चाहे वो रेस में हो, चाहे वो दौड़ में हो, चाहे आप उसके प्रोडक्शन में काम लें, भार ढोने की क्षमता में काम लें, या और भी कोई स्पोर्टिंग के जो ट्रेड्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करें, ये उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी। इस चिप से स्वदेशी नस्ल के घोड़ों के बारे में ज्यादा गहनता से अध्ययन किया जा सकेगा, जिससे घोड़ों के आनुवंशिक अध्ययन में सहायता मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और